दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों में भी हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी की तरफ जो ले जाने वाली नदियाँ, उनके बारे में अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, डिस्कस कर रहे हैं, यानी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आओ हम इस पर डिस्कस करते हैं मित्रों। देखो दोस्तों, हमने जब राजस्थान की नदियों को उठाया था तो उस वक्त उस पर चर्चा की थी कि एक जनरल इंट्रोडक्शन पिछली क्लासों में हमने दिया था कि राजस्थान की जो कुछ नदियां होती है वो अपना जल अरब सागर की ओर लेके जाती है, जो कुछ नदियां जो अपना जल होती है बंगाल की खाड़ी की तरफ लेके जाती है, और कुछ नदियां जो होती है हमने कहा था आंतरिक प्रवाह की क्या होती है, मुख्यतः नदियां होती है। यानी हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि अरब सागर की तरफ जो नदियां जाती है और कौन कौन सी होती है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जाती है कौन कौन सी है, उनकी सहायक नदियां कौन सी है, और हम कहेंगे आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वह कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? यदि अपन बात करें मित्रों, हम आपसे चर्चा करें कि अरब सागर की तरफ जो नदियां जाती है उनमें पहली नदी हमने पढ़ी थी पश्चिम बनास नदी, दूसरी हमने पढ़ी थी बेटा माही नदी, फिर हमने पढ़ा था साबरमती नदी और लूनी नदी के बारे में पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ जो ले जाने वाली नदियां हैं कौन कौन सी है, उन पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक रैपिडली रिवीजन लेते हैं कि अरब सागर की जो नदियां थी कौन कौन सी थी और वो कहां कहां से गई थी, कैसे उद्गम होता है, कहां मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा रैपिडली रिवीजन लेते हैं। तो पहली हमने नदी पढ़ी थी पश्चिम बनास नदी। ये कहां से निकलती है? तो हमने कहा सुरई के नया सानवारा से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी होती है और कच्छ केरल में जाके क्या करती है, समाप्त करती है। और इसके सहायक नदियां कौन सी होती है? तो हमने कहा था सूकली नदी, जिसको सीपू भी कहते हैं, और कुकड़ी नदी, और दूसरी महत्वपूर्ण नदी के बारे में बात की थी। फिर पश्चिम बनास के बाद में हमने कहा था माही नदी जो है, इस आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा भी इसको कहा जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण राजस्थान की सन रेखा भी इसको कहा जाता है। जो माही नदी है हमने कहा था एमपी है, एमपी का धार जिला है, अमरेऊ की पहाड़ियां हैं, मेहद झील है, वहां से एक क्या होती है, माही नदी निकलती है। निकलने के बाद में बांसवाड़ा के निकट खांडू में प्रवेश करती है, डूंगरपुर के पास में जाती है, वेणेश्वर में जाती है। तो डूंगरपुर के वेणेश्वर नामक स्थान पर माही, सोम, जाखम का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। फिर उसके बाद में कहाँ जाती है मित्रों, अगर आगे की जगह बात करें तो गुजरात में जाएगी और कहाँ जाएगी, देखिए खंभात की खाड़ी में जाकर ये नदी मिल जाती है। अब माही नदी की हमने सहायक नदियों के बारे में बात किया था, तो माही, सोम, जाखम, हमने कहा अनाव, अराव, चाप और मोरेन। अराव, अनास, चाप और मोरेन इसकी क्या होती है मित्रों, सहायक नदियां कहलाती है। और माही नदी पर जो बांध बनाए गए थे तो हमने ये कहा था कि सबसे पहले माही नदी पर बांध बनाया गया है, हम ये कह सकते हैं कि माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में बनाया गया था। और माही नदी पर ही कडाना बांध बांसवाड़ा में, हम माही नदी पर ही बांसवाड़ा में कागदी पिकअप वियर को स्थापित किया गया था। और गुजरात में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, कडाना बांध जो मित्रों बनाया गया था। बात समझ आया कि नहीं आया? तो मैं एक रैपिडली रिवीजन आप लोगों से सामने ले रहा हूं। और फिर माही नदी की विशेषता हमने पढ़ा था कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है बेटा, 2 बार काटती है। इस प्रकार से हमने कहा था कि वर्ल्ड में कहा था कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो हमने कहा था कांगो नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो हमने कहा लिम्पोपो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी बेटा, माही नदी है। और माही नदी की टोटल लंबाई के बारे में हमने क्या मित्रों आपसे जिक्र किया था। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद में माही नदी के बाद में हमने पढ़ा था साबरमती नदी। जो साबरमती नदी है तो हमने कहा था कि उदयपुर में पदराना की पहाड़ियाँ, पदराना की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में उदयपुर गुजरात में जाती है और कहाँ जाके समाप्त होती है। तो हमने कहा कि जो साबरमती नदी है वो भी कहाँ जाती है, उदयपुर से खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो साबरमती की सहायक नदी हमने कहा था वेतरक है, वाकल है, मानसी है, मेसवा है, माध्यम है, और सही है और हतमती है। ये इसकी क्या होती है मित्रों, सहायक नदियाँ कहलाती है। फिर हमने कहा था कि साबरमती जो नदी है उसके अंदर साबरमती से जल सुरंग बनाया गया है। 2 नदियों पे 2 जल सुरंग होती है, एक तो सही परियोजना है, एक दूसरी मानसी वाकल परियोजना है।
जो सही परियोजना है, हमने कहा उदयपुर पाली के बीच में है, और सही परियोजना के माध्यम से साबरमती के जल को जवई बांध को क्या होता है मित्रों, जल की आपूर्ति कराई जाती है। और राजस्थान की पहली हम कहेंगे जल सुरंग है, कौन सी, सही परियोजना वाली। दूसरी मानसी वाकल परियोजना थी जो राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है, और मानसी वाकल परियोजना को उदयपुर में, और हम ये कह सकते हैं किसको आपूर्ति हो रही है, तो हमने कहा दोस्तों ये देवांश जो परियोजना है उसको जल की आपूर्ति हो रही है। फिर उसी के बाद में साबरमती के बाद में हमने पढ़ा था मित्रों, हमने कहा था सबसे पहले किसकी बड़ी, पश्चिम बनास, फिर माही, फिर साबरमती, फिर लूनी नदी पे चर्चा किया था। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, हमने कहा था लूनी नदी को लवणमती नदी भी कहा जाता है ना। लूनी नदी को लवणमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने कहाँ से निकलती है, तो हमने कहा था अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, और नाग पहाड़ियों से निकलने के बाद में कहा नागौर के बाद में जोधपुर, फिर पाली, बाड़मेर के बालोतरा तक क्या होती है मित्रों, मीठी होती है, इसलिए इसको आधी मीठी आधी खारी भी कहा जाता है मित्रों। फिर आगे जाके लूनी नदी जो होती है वो कहाँ जाके गिरेगी, कच्छ के रण में जाके क्या होगी मित्रों, समाप्त होगी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, तो हमने कहा मीठड़ी, सूखड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, जवई और बांडी, इसकी क्या होती है मित्रों, सहायक नदियां होती है। और इसके ऊपर भी हमने कहा था इस पे 4 बांध बनाए गए हैं। जब हम कहेंगे जब से पाली में आता है, जब ये नदी जोधपुर में थी तो जसवंत सागर बांध बनाया गया था, पाली में हेमावस बांध बनाया गया, और पाली में इस नदी पर जवई, इसकी सहायक नदी है जवई नदी पर जवई बांध बनाया गया था, है ना। और जालोर में हमने कहा सूखड़ी नदी पर बांकली बांध सूखड़ी नदी पर बनाया गया, जो इसकी एक सहायक नदी मानी जाती है। तो बालोतरा तक हमने कहा था कि ये मीठे पानी की थी, उसके बाद में क्या होती है मित्रों, ये खारे पानी की होती है। और उसके बाद में सोम और जखम नदियों का हमने बात की थी पिछली क्लासों में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, उसके ऊपर मित्रों डिस्कस करते हैं। तो देखो एक ट्रिक के रूप में हमने बात किया था पिछली क्लास में भी कि बंगाल के खारे पानी की तरफ जो चलने वाली नदियां थी उसमें बेड़च, बाणगंगा, बनास, गंभीर, उसके बाद में कालीसिंध, चंबल, ये मुख्य नदियां हैं जिसके ऊपर हम क्या करेंगे मित्रों, डिस्कस करेंगे। तो पहली नदी उठाते हैं मित्रों आपके सामने, चंबल नदी। क्या उठाएंगे बेटा, चंबल नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके ऊपर सारे डिस्कशन करेंगे अपन। देखो इस चंबल नदी को हम ये कहेंगे चर्मनवती नदी भी कहा जाता है। पहली बात क्या कहेंगे मित्रों, इसको चर्मनवती नदी, चंबल नदी को क्या कहते हैं, चर्मनवती नदी भी कहा जाता है। फिर दूसरी बात, इसको हम कहेंगे चंबल नदी को चर्मनवती नदी भी कहा जाता है, और बारहमासी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं बेटा। दोस्तों क्या होता है बारहमासी नदी, बारहमासी नदी। तो चंबल नदी को चर्मनवती नदी भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका मित्रों, बारहमासी नदी के नाम से भी चंबल को जाना जाता है। अब चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखना मित्रों, बंगाली खाड़ी इधर है तो अपन नदी को इधर से लेके जाएंगे यहाँ से। तो चंबल नदी यदि अपन बात करते हैं तो एमपी है, एमपी का मऊ तहसील है, मऊ तहसील है। मऊ तहसील में क्या होता है बेटा, जाना पाव की पहाड़ियाँ, किसकी है, जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं, जाना पाव की क्या मित्रों, पहाड़ियाँ हैं, जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ से क्या नदी निकलती बेटा, चंबल नदी निकलती है। पहली बात तो ये हुई, यानी एमपी के मऊ तहसील की जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। चंबल यहाँ पे अपन कहेंगे मित्रों चौरासीगढ़ के निकट चित्तौड़ में प्रवेश करती है। क्या होती है बेटा, चौरासीगढ़ के निकट क्या होती है बेटा, ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ के निकट कहाँ प्रवेश करती है बेटा, ये चित्तौड़ में क्या करती है, प्रवेश करती है, चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ के निकट चित्तौड़ में क्या करती है बेटा, ये प्रवेश करती है। बात समझ आया। फिर उसके बाद में हमने कहेगा तो वो भैंसरोडगढ़ में जाती है। चौरासीगढ़ से कहा जाती है मित्रों, ये भैंसरोडगढ़ में जाती है। भैंसरोडगढ़ में इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, हम कहेंगे बेटा बामनी नदी इसमें आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है, हम कहेंगे बामनी नदी, बामनी नदी इसमें आकर मिलती है। और बामनी नदी पर जो जलप्रपात बनाया गया जिसको बोलते हैं चुलिया जलप्रपात, इस नदी पर कौन सा जलप्रपात बनाया गया मित्रों, हम कहेंगे तो हम कहेंगे चुलिया जलप्रपात बनाएगा। इसका नाम क्या बेटा, चुलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बेटा, चुलिया जलप्रपात है। किस नदी पर है, तो हमने कहा बेटा बामनी नदी पर है। बामनी किसी सहायक नदी है, तो हम कहेंगे मित्रों चंबल की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो बामनी नदी पर भैंसरोडगढ़ में चुलिया जलप्रपात बनाया गया जिसकी ऊंचाई कितनी बताइए बेटा, 18 मीटर ऊंचा बताया गया। कितना ऊंचा मीटर है, 18 मीटर ऊंचा है। ये बात समझ आया कि नहीं आया मेरी बात आपको। जब चौरासीगढ़ के निकट चित्तौड़ में प्रवेश करा, भैंसरोडगढ़ में गया, और भैंसरोडगढ़ कहाँ पे बेटा, चित्तौड़ में ही है। फिर चित्तौड़ से नदी कहाँ जाती है बेटा, ये कोटा में जाती है। कहाँ जाती है बेटा, ये कोटा में जाती है। चित्तौड़ से कहाँ गई है, कोटा में गई, है ना। और कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर, कोटे का नोनेरा नामक स्थान पर, नोनेरा नामक स्थान पर, तो इससे कौन सी नदी आकर मिलती है, तो हम कहेंगे बेटा कालीसिंध नदी आकर मिलती है।
कौन सी नदी आकर मिलती है बेटा, इसके काली सिंध नदी से आकर मिलती है। तो याद रखना, तो हमने कहा कि एमपी के मऊ जिले की जानापो की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, 84गढ़ के निकट चित्तौड़ में प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ में इससे बामनी नदी आकर मिलती है। बामनी नदी पर चुलिया जलप्रपात बनाया गया है जो लगभग 18 मीटर ऊंचा है। फिर भैंसरोडगढ़ से नदी कहाँ जाती है, कोटा में जाती है, और कोटा के नोनेर नामक स्थान पर काली सिंधी नदी से किसा दोस्तों, इससे काली सिंधी नदी किसे आकर मिलती है, चंबल से आकर मिलती है। फिर आगे अगर अपन बात करेंगे मित्रों, आगे फिर कोटा से कहाँ जाती है मित्रों, यदि अपन बात करेंगे तो धौलपुर में जाएगी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर अपन कह सकते हैं मित्रों, कहाँ जाएगी, कोटा से कहाँ जाएगी, तो कोटा से ये जाती है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में इससे कौन सी नदी आकर मिलती है, तो मैं कहेंगे मित्रों यहाँ से पार्वती नदी पलिया नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में, यदि अगर अपन बात करेंगे मित्रों, आगे की तरफ ले जा रहा हूँ, सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर इससे कौन सी नदी आकर मिलेगी, तो पार्वती नदी आकर मिलेगी। तो सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर, क्या बेटा, पलिया नामक स्थान पर, तो कौन सी नदी आकर मिलती है, इससे हम कहेंगे पार्वती नदी आकर मिलती है, पार्वती नदी आकर मिलती है। बात क्लियर हुआ, पार्वती नदी आकर मिलती है। फिर रामेश्वर नामक स्थान पर आगे चल रही है, देखो आगे चल रही है, रामेश्वर नामक स्थान पर बनास और सीप नदियों का मिलन होता है। तो चंबल, बनास और सीप नदियां जब आपस में मिलती है तो इसे क्या कहते हैं मित्रों, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यहां पे कौन बेटा, बनास और सीप नदी आकर मिलती है तो इसे क्या कहते हैं बेटा, त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो रामेश्वर में चंबल, बनास और सीप का संगम होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो वापस समझो, हम ये कह सकते हैं, यहां पे देखो जरा, हमने कहा एमपी का जो मऊ जिला है, मऊ जिले में जानापो की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, 84गढ़ के निकट चित्तौड़ में प्रवेश करती है, फिर भैंसरोडगढ़ के बाद में बामनी नदी इस पर आके मिलती है। बामनी नदी पर चुलिया जलप्रपात बनाया गया है जो भी लगभग 18 मीटर ऊंचा है। फिर भैंसरोडगढ़ से नदी कहाँ जाती है, हम ये कहेंगे बेटा कहाँ जाती है, कोटा में जाती है। तो कोटा के नोनेर नामक स्थान पर इससे काली सिंधी नदी आकर मिलती है। फिर सवाई माधोपुर में नदी आगे जाती है, सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर इससे पार्वती नदी आकर मिलती है। फिर ये आगे जाकर रामेश्वर में जाती है। तो रामेश्वर में हम ये कहेंगे मित्रों कि इससे बनास और सीप नदियां आपस में मिलती है, इसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बात समझ नहीं है। फिर रामेश्वर से हम कहेंगे सवाई माधोपुर से आगे कहाँ जाएगी बेटा, ये धौलपुर से कहाँ जाएगी बेटा, यूपी में जाएगी, है ना, यूपी में आगरा मुरादगंज, यूपी में हम कहेंगे बेटा मुरादगंज के पास में किसे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। देखो वापस बताओ जरा, और देखो हमने कहा कि चंबलवती नदी को चर्मनवती नदी, एक और नाम इसका कामधेनु, क्या बेटा, कामधेनु नदी। तो चंबलवती नदी भी कहते हैं, कामधेनु नदी भी कहते हैं, बारामसी नदी भी कहते हैं, किसको, चंबल नदी को। तो चंबल नदी जरा एक बार और बताइए। तो हमने कहा एमपी के मऊ तहसील की जानापाऊ की पहाड़ी से निकलती है, 84गढ़ के निकट चित्तौड़ में प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ के पास में इससे बामनी नदी आकर मिलती है। बामनी नदी कहाँ पे जो है चुलिया जलप्रपात बनाया गया है जो कि 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अपन कहेंगे बेटा ये आगे जाके कोटा में जाती है, तो कोटा के नोनेर नामक स्थान पे इस पे कौन सी नदी आकर मिलती है, काली सिंध नदी आकर मिलती है। फिर सवाई माधोपुर में जाती है, सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर इससे पार्वती नदी आकर मिलती है। रामेश्वर नामक स्थान पर इससे बनास और सीप नदी इसमें आकर मिलती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा मित्रों, ये वाला जो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये हम कहेंगे मित्रों, ये इसे कहेंगे त्रिवेणी संगम। क्या कहेंगे इसको, त्रिवेणी संगम। इसे क्या कहेंगे बेटा, त्रिवेणी संगम। ये क्या बेटा, त्रिवेणी संगम है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात आपको, इसको क्या कहेंगे, त्रिवेणी संगम कहा जाएगा। फिर रामेश्वर से हम कहेंगे धौलपुर में यूपी में मुरादगंज के पास में यमुना से ये नदी क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर हुआ। तो हम कहेंगे राजस्थान एमपी के मध्य बेस्तरों ये क्या बनाती है, सीमा रेखा भी बनाती है। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे चलते हैं, इसके जो मुख्य पॉइंट है, इसकी जो विशेषता है उस पर बात करते हैं। फिर देखो अपन एक एक नदी पे चर्चा करेंगे। तो पहले अपन काली सिंधी नदी पे बात करेंगे, फिर अपन बनास पे बात करेंगे, फिर बनास की जो सहायक नदियाँ उस पर चर्चा करेंगे। यानी ये एक नदी अगर अपन पूरी पढ़ लेंगे तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्या हो जाएगा मित्रों, क्लियर हो जाएगा। तो याद रखो मित्रों, यदि आगे अपन चर्चा करते हैं इस पे, हमने कहा इसकी विशेषताएं।
देखो विशेषताएं क्या होती है। देखो पहले अपन बात करते हैं मित्रों कि चंबल नदी पर हम ये कह सकते हैं कितने बांध बनाए गए। यदि अपन बात करते हैं, देखो चंबल नदी पर राजस्थान में तो 3 बांध बनाए गए, वही एमपी के अंदर इस पर 1 बांध बनाया गया। उन सब की अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो याद रखना, देखो चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए, क्या बेटा, बांध बनाए गए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं मित्रों आपको। देखो हमने कहा एमपी है, एमपी में बेटा कौन सा, मऊ तहसील की जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से चंबल नदी निकलती है, जनापाव की पहाड़ियाँ। देखो एमपी के अंदर ही मंदसौर जिले के अंदर, एमपी में जिला ऊपर लिख देते हैं, बांध ऊपर लिख देंगे, एमपी के मंदसौर जिलों में, मंदसौर में कौन सी, मंदसौर जो है एमपी के मंदसौर में क्या बेटा, कौन सा बांध बनाया गया, इस पर गांधी सागर बांध बनाया है। कौन सा बांध बेटा, गांधी सागर बांध है। एमपी के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया, ठीक है ना। जब ये राजस्थान में आती है तो हम याद करेंगे, देखो राजस्थान में जब चित्तौड़ में आती है, चित्तौड़ में आती है तो ये बांध कौन सा बेटा, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हमारी बात। फिर अपन आते हैं तो चित्तौड़, फिर कोटा में नदी जाती है, तो हमने कहा मित्रों ऐसे ऐसे अपन ऐसे, जब कोटा में आते हैं तो कोटा के अंदर इस पे जवाहर सागर बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया बेटा, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाया गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर कोटा के अंदर ही हम ये कहेंगे, कोटा में कोटा बैराज को स्थापित किया गया, कोटा में कोटा बैराज को स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया बेटा, कोटा बैराज को स्थापित किया गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध बनाए गए, तो हम ये कहेंगे मित्रों 3 बांध बनाए गए। कौन सा, तो पहले हम कहेंगे चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, फिर कोटा में जवाहर सागर बांध बनाया गया, कोटा में कोटा बैराज को स्थापित किया गया है। ये कई बार मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर बड़ा दिक्कत देता है कि गांधी सागर बांध कहाँ है, जवाहर सागर बांध कहाँ है। तो याद रखना, ट्रिक के रूप में बता रहा हूं, एमजी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। एम मतलब एमपी के अंदर है, कौन सा, गांधी। एम मतलब एमपी मतलब मध्य प्रदेश, जी मतलब गांधी सागर बांध। तो एमजी को ट्रिक के रूप में एमजी याद रखना बस। बाकी जवाहर सागर बांध, जवाहरलाल नेहरू वाला जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर है। तो ये गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि गांधी किधर है, जवाहर किधर है। तो याद रखना, कैसे याद रहेगा, एमजी महात्मा गांधी। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों। बात समझ में आ रही होगी, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, है ना। तो यहाँ पे रखना, एमपी के मऊ जिले में जानापो की पहाड़ी चंबल नदी निकलती है, तो हम ये कहेंगे मंदसौर में गांधी सागर बांध, चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध, कोटा में कोटा बैराज। तो इस पे राजस्थान में कितने बांध है, 3 बांध है। और एमपी में कितना बांध है मित्रों, 1 बांध इस पे बनाया गया है। बात एकदम क्लियर हुई। अब अगर अपन बात करते हैं कि चंबल नदी आगे जो अन्य विशेषताएं हैं, इस पे संरक्षित क्षेत्र, चंबल के जो संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित जीव कह सकते हैं अपन, संरक्षित जीव, चंबल नदी पर जो संरक्षित जीव को जो इनको बताया, तो हम ही कहेंगे बेटा 3 संरक्षित जीव है। पहला यदि अपन बात करते हैं बेटा, हम कहेंगे घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है, घड़ियालों को संरक्षित जीव है ना। जवाहर सागर अभ्यारण्य में घड़ियाल जो है उसको संरक्षित जीव है। फिर दूसरा यदि अपन बात करते हैं गांगे सूस, गांगे सूस, गांगे सूस। और तीसरा उद्बिलाद, तीसरा क्या बेटा, उद्बिलाद। क्या होता है, उद्बिलाद, उद्बिलाद। 3 जो जीव होते हैं उनको क्या दिया बेटा, संरक्षण दिया जा रहा है। एक तो कौन से, घड़ियालों को, गांगे सूस को, और तीसरा उद्बिलाद को। बात समझ आएगी नहीं। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता बात की। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं मित्रों कि चंबल नदी जो है उस पर यदि अपन बात करते हैं, हैगिंग ब्रिज बनाया गया। क्या बेटा, हैगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, हैगिंग ब्रिज, हैगिंग ब्रिज। ये कहां पे है, तो हम ये कहेंगे मित्रों, ये लगभग 1.5 किलोमीटर का एक हैगिंग ब्रिज बनाया गया है। कहां पे, कोटा में, और NH-27 पे क्या मित्रों ये प्रेजेंट है। तो हम ये कहेंगे हैगिंग ब्रिज जो है कहां है मित्रों, हम कहेंगे कोटा के अंदर है, ये कोटा में है, पहली बात। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। और कहां प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे हैगिंग ब्रिज कहां है मित्रों, ये NH नेशनल हाईवे 27 पर क्या है बेटा, ये उपस्थित है। तो हैगिंग ब्रिज कहाँ मित्रों, कोटा में है। किस नदी पर है, तो हम कहेंगे चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, तो हम कहेंगे चंबल नदी पर। कहाँ पे बेटा, ये कोटा में किस नदी पर बनाया गया, चंबल नदी पर बनाया गया है।
चंबल नदी पर बनाया गया, ठीक है ना। 1.5 किलोमीटर है और NH 27 पर क्या है मित्रों, ये प्रेजेंट है। ये बात समझ आया। फिर अपन बात करते हैं कि चंबल की जो सहायक नदियां हैं, कौन सी बेटा, इसकी जो सहायक नदियां हैं, हम पिछली क्लासों में इसका जिक्र कर चुके हैं और आज फिर अपन जिक्र कर रहे हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो कौन कौन सी आपको सभी को मालूम है? तो देखो पहले नदी कौन सी आती है, तो बामनी इसकी सहायक नदी है, मैप से भी पीछे पड़ा है। बामनी के बाद में कौन सी इसकी साली सिंधी इसकी सहायक नदी है ना। फिर उसके बाद में इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो हम कहेंगे बेटा बनास इसकी सहायक नदी है। फिर सीप इसकी सहायक नदी है ना। फिर उसके बाद में इसकी कुराल है, इसकी सहायक नदी कुराल है। फिर कुनू है। फिर उसके बाद में कौन सी बेटा, ईज है, ईज, मेज है। फिर उसके बाद में कौन सी बेटा, अलनिया है, अलनिया है। फिर उसके बाद में कौन सी सहायक नदी बेटा, गूंजली है, चाकण है, बामणी है, ब्राह्मणी, चाकण है, अलनिया, गूंजली, चाकण, घोड़ा पछाड़ है, घोड़ा पछाड़। ये इसकी क्या होती है बेटा, सहायक नदियाँ होती है। इसके साथ ब्राह्मणी है, बामणी, ब्राह्मणी है ना। ये इसकी क्या होती है बेटा, सहायक नदियाँ मानी जाती है। तो हम कहेंगे पार्वती, ये इसकी क्या होती है मित्रों, सहायक नदियाँ मानी जाती है। तो चंबल की सहायक नदियाँ बामणी, काली सिंधी, बनास, सीप, कुराल, कुन्नू, ईज, मेज, अलनिया, गूंजली, चाकण, घोड़ा पछाड़, ब्राह्मणी है ना, पार्वती इसकी क्या होती है मित्रों, सहायक नदियाँ मानी जाती है। मेरी सहायक नदियाँ आगे जब चर्चा करते हैं इस चंबल पे ही, चंबल की टोटल लंबाई यानी 5 जो विषय तक टोटल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है मित्रों, चंबल की कुल लंबाई, चंबल की कुल लंबाई हम कहेंगे बेटा, हम कहेंगे 1051 किलोमीटर है। टोटल कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में इसका विस्तार कितना बेटा, 322 किलोमीटर। राजस्थान में इसका विस्तार कितना बेटा, राजस्थान में इसका विस्तार, राजस्थान में इसका विस्तार कितना आता है चंबल का, तो हम कहेंगे 322 किलोमीटर माना जाता है। राजस्थान में इसका विस्तार, राजस्थान में इसका विस्तार कितना बेटा, 322 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका विस्तार 322 किलोमीटर है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा चंबल की जो हमने मुख्य जो बात कर रहे हैं, तो चंबल नदी की विशेषताएं, चंबल नदी पे कितने बांध बनाए गए, कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं, इस पे हैगिंग ब्रिज कहाँ प्रेजेंट है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, टोटल लंबाई कितनी है, ये सब चंबल पे बात कर रहे हैं। और उसकी विशेषताओं में बात करते हैं आगे। तो चंबल एक अध्यारोपित नदी है। क्या बेटा, चंबल क्या है, एक अध्यारोपित नदी है। चंबल एक अध्यारोपित नदी है। क्या बेटा, हम कहेंगे कौन सी नदी बेटा, ये अध्यारोपित एक नदी है। चंबल क्या है, एक अध्यारोपित नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने इसके ऊपर जो उतने भी बांध बनाए गए वो बात की है। चंबल की नदी पे जितने भी हैगिंग ब्रिज है ना, फिर उसके बाद में संरक्षित जीव है, इस पे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये अध्यारोपित नदी के रूप में आती है। तो इसके ऊपर चंबल पे हमने बात की है। और चंबल नदी पर चंबल, बनास और सीप नदी आपस में जब मिलती है सवाई माधोपुर में, तो एक प्रकार का एक त्रिवेणी संगम भी इस पे बनता है। तो ये मुख्य विशेषता है, जरा हमने बात की मित्रों, आपसे देखो वापस दोबारा बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने चंबल नदी की बात की। चंबल नदी को चर्मणवती नदी भी, कामधेनु नदी भी कहते हैं, बारामासी नदी भी कहते हैं। MP के मऊ जिले में जानापाव की, मऊ तहसील की जानापाव पहाड़ों से निकलती है, 84गढ़ के निकट चित्तौड़ में प्रवेश करती है। बैसरोडगढ़ में से बामनी नदी यहाँ पर मिलती है। बामनी नदी पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया है। कोटा के नोनेर नामक स्थान पर काली सिंधी नदी इस पर आकर मिलती है। और सवाई माधोपुर में जाते हैं तो पलिया नामक स्थान पार्वती आकर मिलती है। रामेश्वर नामक स्थान बनास और सीप नदी आकर मिलती है। और इस रामेश्वर को ही क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। और धौलपुर में जाती है, धौलपुर से यूपी मुरादगंज यमुना से जाकर ये मिल जाती है। और यमुना के किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। और गंगा के किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और ब्रह्मपुत्र जाके किस में मिलती है मित्रों, बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात दोस्तों आप लोगों को, है ना? अब अपन आगे बात करते हैं, ये सब आगे। फिर दूसरी बात की कि जो चंबल नदी है उस पर बांध बनाए गए। MP के मऊ तहसील की जानापुर पहाड़ों से निकल रही, तो MP के मंदसौर में गांधी सागर बांध, चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध, कोटा में कोटा बैराज को क्या हुआ मित्रों, स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं मित्रों, फिर हमने कहा कि इस पे संरक्षित जीव कौन से, तो घड़ियाल, गांगे सूज, उद्विलात को संरक्षित जीव के रूप में संरक्षित किया जाता है। फिर उस साथ के अंदर अपन बात किया कि हैगिंग ब्रिज है कोटा में 1.5 किलोमीटर का, NH 27 प्रेजेंट है, चंबल नदी पर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हुई, ये सब इसकी क्या होती है मित्रों, सहायक नदियाँ कहलाई। और आगे अंतिम में लास्ट पॉइंट पर हमने बात कहा कि कुल लंबाई 1051 है, लेकिन नए डाटा के अनुसार कुल लंबाई, राजस्थान में इसका विस्तार 322 किलोमीटर विस्तार है। चंबल एक क्या होती है मित्रों, अध्यारोपित नदी कहलाती है। एकदम
है ना। तो अब फिर अपन आगे बात करते हैं मित्रों, इसी के साथ में चंबल के बाद में अगली जो सहायक नदी कौन सी आती है, काली सिंध नदी। आओ हम इस काली सिंध नदी पे चर्चा करते हैं मित्रों। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। कलर एकदम सही चल रहे हैं। देखो काली सिंध नदी, जब काली सिंध नदी पे बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा मित्रा एमपी है, एमपी में देवास नामक स्थान है। देवास में कौन सी पहाड़ी है बेटा, बागली की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, बागली की पहाड़ियाँ से, बागली की पहाड़ियाँ। एमपी में देवास नामक स्थान पर बागली पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, काली सिंध नदी निकलती है। और काली सिंध नदी हम कहेंगे बेटा, हम ये यहाँ से निकलने के बाद में झालावाड़ में है ना, हम कहेंगे बेटा झालावाड़ में, रायपुर के निकट झालावाड़ में प्रेस करती है। रायपुर के निकट कहाँ प्रेस करती है बेटा, झालावाड़ में प्रेस करती है। झालावाड़ में क्या करती है बेटा, प्रवेश करती है। झालावाड़ में क्या करती है बेटा, प्रवेश करती है। बात समझ आया कि नहीं आया मेरी बात। तो हमने कहा कहाँ से निकलती है, ये भी एमपी के देवास नामक स्थान पर बागली की पहाड़ियों से निकलती है और रायपुर के निकट झालावाड़ में प्रेस करती है। और झालावाड़ में ही हम कहेंगे मित्रों ये झालावाड़ है, और झालावाड़ में ही इस पर आहू नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है बेटा, झालावाड़ में इस नदी पर कौन सी नदी आकर मिलती है, आहू नदी। कौन सी नदी मिलती है, आहू नदी आकर मिलती है। तो काली सिंधी आहू नदी जहां आपस में मिलती है वहां एक दुर्ग बनाया। इस स्थान को तो पहले क्या बोलते बेटा, सामेला। क्या बोलते, काली सिंधी और आहू जहां पर मिलती है उसको क्या बोलते बेटा, सामेला। क्या बोलते हैं उसको, सामेला बोलते हैं। काली सिंधी और आहू जहां आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, सामेला बोलते हैं। और इसी जगह पे एक दुर्ग बनाया गया है। इस दुर्ग का नाम क्या मित्रों, अगर अपन बात करें, इस दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग बेटा, यहाँ पे गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग काली सिंधी और आहू के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। और यहाँ पे दुर्ग है, गागरोन दुर्ग यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसको जल्द दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग को क्या कहते हैं बेटा, जल्द दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जल्द दुर्ग भी कहते हैं। बात समझ आएगी नहीं है, मैं बहुत एकदम ग्राफिकली आपको समझा रहा हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ आपको मैपिंग से समझना है। तो यहाँ पे झालावाड़ में आती है तो सामेला कहा जाता है। काली सिंधी और आहू ये क्या बेटा, काली सिंधी नदी है। कौन सी नदी है, काली सिंध नदी। काला कलर किया हुआ देखो, काला कलर, काली सिंध नदी पर। ये कौन सी नदी बेटा, काली सिंध नदी। और काली सिंधी और आहू जब दोनों आपस जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामेला बोलते हैं। सामेला है ना। और गागरोन दुर्ग यहाँ पे स्थापित किया गया है, यानी काली सिंधी और आहू के संगम स्थल कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, जिसे दल दुर्ग भी कहते हैं। और झालावाड़ में, झालावाड़ से नदी कहाँ जाती है बेटा, कोटा में जाती है। और कोटा में नोनेरा नामक स्थान पर, नोनेरा नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर किससे मिलती है मित्रों, ये नदी चंबल से मिल जाती है। तो कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर ये नदी चंबल से मिल जाती है। क्या होती है बेटा, चंबल से मिल जाती है। कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर नदी किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात आपको समझ आया कि नहीं आया। तो हम ये कहेंगे कि एमपी है, देवास नामक स्थान बागली पहाड़ से निकलती है, रायपुर के निकट झालावाड़ प्रेस करती है। झालावाड़ में काली सिंधी और आहू का संगम स्थल होता है। झालावाड़ में ही काली सिंध नदी से आहू नदी आकर मिलती है। जहाँ ये नदियाँ आपस में मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, सामेला कहा जाता है। फिर झालावाड़ में ही काली सिंधी और आहू के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बना हुआ, गागरोन दुर्ग बना हुआ, जिसे दल दुर्ग भी कहते हैं। झालावाड़ से नदी कहाँ जाती है, कोटा में जाती है। कोटा के नोनेर नामक स्थान पर ये नदी किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की यदि अपन बात करते हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो हम बता चुके हैं बेटा, इसकी सहायक नदियाँ पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम। इसकी सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी है, तो हम बताएंगे आहू है, परवन है ना, आहू है, परवन है, उजाड़ है ना, उजाड़ है, चोली है। ये इसकी क्या होती है बेटा, सहायक नदियाँ कहलाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने एक वापस बताओ जरा, काली सिंध नदी जो है एमपी के देवास नामक स्थान पर से बागली पहाड़ों से निकलती है, रायपुर के निकट झालावाड़ में प्रेस करती है। और झालावाड़ में हम कह सकते हैं मित्रों, झालावाड़ में ही
कालीसिंधी राहू नदी जहाँ पर मिलती है उसे गागरोन दुर्ग स्थापित किया है। उस स्थान को क्या कहते हैं बेटा, सामेला कहा जाता है। झालावाड़ से नदी कहाँ जाती है, कोटा में जाती है। कोटा के 9वें स्थान कालीसिंधी नदी किससे जाकर मिल जाती है बेटा, चंबल से जाकर मिल जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात आपको समझ में आया होगा मित्रों। तो हम ये कह सकते हैं कि नदी कौन सी बेटा, कालीसिंधी नदी। अगली नदी जब चंबल आगे जाते हैं तो चंबल से आगे रामेश्वर नामक स्थान पर कौन सी नदी आकर मिलती है, चंबल से बनास नदी आकर मिलती है। आओ अपन किसका अध्ययन करते हैं मित्रों, बनास का अध्ययन करते हैं। तो आगे देखो, बनास नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बेटा, बनास नदी। बनास नदी देखो, बनास नदी को वन की आशा, वर्णासा, वशिष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यानी बनास नदी को क्या कहते हैं बेटा, वन की आशा, वन की आशा, वन की आशा, वर्णासा, वन की आशा, वर्णासा या वशिष्ठी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किससे बेटा, वशिष्ठी के नाम से। आपको ये बता देते हैं, जो भी मैटर आपको ये चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो मेरे एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे आपको ये मैटर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा मित्रों। याद रखना, अगर किसी भाई को भी आपको मैटर के लिए दिक्कत आवे तो मैटर मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं, बनास नदी को वन की आशा, वर्णासा, वशिष्ठी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और याद रखना, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। याद रखना, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या बेटा, ये सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी कह रहे हैं तो कितना टोटल किलोमीटर, कितना हम कहेंगे टोटल किलोमीटर, टोटल लंबाई कितनी बेटा इसकी, 512 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी बेटा, 512 किलोमीटर है। 512 किलोमीटर टोटल लंबाई कितनी बेटा, 500 टोटल लंबाई, कुल लंबाई 512 किलोमीटर कुल लंबाई बेटा, क्या है, कुल लंबाई है इसकी। बात क्लियर हुई कि नहीं मेरी बात। देखो, बनास नदी को वन की आशा, वर्णासा या वशिष्ठी के नाम से भी क्या होता है मित्रों, इसको जानते हैं। याद रखना। अब अपन बात करते हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी कहाँ से निकलती है, कैसे क्या करती है, देखो सुनना आराम से, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट तरीके से समझना बनास नदी के बारे में। देखो, बनास नदी क्या होती है, यहाँ पे देखो जरा, हमने कहा राजसमंद है, इधर देखो जरा, राजसमंद है, राजसमंद। राजसमंद में कुंभलगढ़ है। क्या बेटा, कुंभलगढ़ है। राजसमंद में क्या बेटा, कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ में किसकी पहाड़ियाँ बेटा, खमनोर की पहाड़ियाँ है। किसकी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये खमनोर की पहाड़ियाँ है। खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ियाँ। तो राजसमंद में कुंभलगढ़ में किसकी पहाड़ियाँ बेटा, तो हम कहेंगे खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। तो राजसमंद के कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से राजसमंद से कहाँ निकल प्रवेश करती बेटा, हम कहेंगे बेटा ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ से कहाँ जाती है, तो हम कहेंगे बेटा ये भीलवाड़ा में जाती है। कहाँ जाती है, ये भीलवाड़ा में जाती है, भीलवाड़ा में। और याद रखना, भीलवाड़ा में इससे एक नदी आकर मिलती है, यहाँ पे मैंने स्थान बताया, भीलवाड़ा में कोठारी नदी इससे आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है बेटा, और कोठारी नदी आकर मिलती है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी इस पे आकर मिलती है। और कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया मित्रों, तो हम कहेंगे कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया बेटा, मेजा बांध। भीलवाड़ा में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया बेटा, कहाँ पे, भीलवाड़ा में ये। तो याद रखना, तो कोठारी नदी से भीलवाड़ा में आकर मिलती है। भीलवाड़ा में ही आगे नदी जब जाती है तो भीलवाड़ा में ही बिंगोद नामक स्थान पर, बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च, मेनाल का संगम होता है। बनास, बेड़च, मेनाल का संगम होता है, जिसे क्या कहते हैं मित्रों, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च, मेनाल का संगम होता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो हम कहेंगे भीलवाड़ा में ही कोठारी नदी से आकर मिलती है। और कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया मित्रों, मेजा बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया भीलवाड़ा में। इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, मेजा बांध। कोठारी नदी आकर बनती है, कोठारी नदी पर मेजा बांध है। कहाँ है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान बनास, बेड़च, मेनाल का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। फिर आगे नदी हम कहेंगे मित्रों कहाँ जाती है, भीलवाड़ा से कहाँ जाती है, अगर अपन बात करें मित्रों, टोंक में जाती है। कौन सी जाती है बेटा, टोंक में जाती है।
और टोंक में इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है खारी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है? खारी नदी आकर मिलती है। खारी नदी आकर मिलती है। टोंक में खारी नदी आकर मिलती है। टोंक में इसके डाई नदी आकर मिलती है। तो खारी प्लस डाई, जहाँ टोंक में जुन्ना, टोंक में से कौन सी नदी आकर मिलती है? खारी नदी आकर मिलती है। टोंक में कौन सी नदी आकर मिलती है? डाई नदी आकर मिलती है। अब सुनना आराम से। दूसरा यहाँ पे अपन बात करेंगे, एक त्रिवेणी संगम बनेगा। तो टोंक में, टोंक के राजमहल में अपन बात करते हैं मित्रों, कम में राजमहल, टोंक का कौन सा बेटा अपन कहेंगे? राजमहल में। टोंक का राजमहल में, राजमहल में खारी डाई, टोंक के राज में खारी डाई और बनास का संगम होता है। खारी डाई और बनास का संगम होता है, जिसको क्या कहते हैं मित्रों? त्रिवेणी संगम कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है बेटा? ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। मैं अभी आगे और बात करूंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे बेटा, त्रिवेणी संगम कहलाता है ना। तो आगे एक और चर्चा करेंगे। टोंक में ही खारी डाई और बनास का संगम होता है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? त्रिवेणी संगम। बिंगोद नामक स्थान पर बनास बेड़त मिनाल का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। टोंक के राजमहल के अंदर खारी डाई का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कहलाती है। आगे नदी अपन बात करते हैं मित्रों, टोंक के अंदर ही, टोंक के देवधाम में। हम कहेंगे बेटा टोंक आगे जाती, कहाँ जाती? टोंक के देवधाम में ही। टोंक का कौन सा बेटा? देवधाम। तो देवधाम में इसमें दो नदियां और आके मिल जाती है बनास में, एक तो बांडी, दूसरी मानसी। एक कौन सी बेटा? बांडी, और दूसरी कौन सी बेटा? मानसी। और जब मिल जाती है तो मित्रों आपको बता देते हैं, फिर एक और त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पे देवधाम में। टोंक के देवधाम में एक त्रिवेणी संगम बनता है ना। तो देवधाम में क्या बनता है? एक त्रिवेणी संगम। ये भी त्रिवेणी संगम, नंबर 1 त्रिवेणी संगम, नंबर 2 त्रिवेणी संगम, नंबर 3 त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम बनता है नंबर 3 त्रिवेणी संगम, नंबर 3 त्रिवेणी संगम बनता है। तो टोंक में बांडी और मानसी। बांडी अपन कहेंगे मित्रों यहाँ पे कौन सी नदी है? मानसी। मानसी, मानसी। कौन सी नदी आती है, मिलती है मित्रों यहाँ पे? मानसी नदी। मानसी, बांडी और मानसी नदी आकर मिलती है। तो हम टोंक के अंदर ये चल रही है मुख्य, तो इसमें क्या कहेंगे मित्रों? हम कहेंगे बनास देवधाम में। फिर टोंक से कहाँ जाती है मित्रों? अगर अपन बात करते हैं तो टोंक से आगे जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में, टोंक से कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर, रामेश्वर नामक स्थान पर किससे मिल जाती है मित्रों? चंबल से मिल जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? देखो सुनना आराम से, बहुत बढ़िया से समझने का कोशिश करना मित्रों, आपको समझाते हैं। तो राजसमंद में कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ों से निकलती है, चित्तौड़ में आती है, चित्तौड़ में भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, भीलवाड़ा में सबसे पहले से कोठारी नदी आकर मिलती है। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया यहाँ पे मित्रों? मेजा बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया भीलवाड़ा में? कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया। भीलवाड़ा की बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च और मिनाल का संगम होता है। कौन कौन सी नदियाँ बेटा? हम कहेंगे बनास, बेड़च, मिनाल। ये चल रही है, बनास तो चल ही रही है। बनास, बेड़च और मिनाल का संगम होता है, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। फिर जब भीलवाड़ा से कहाँ जाती है? बिगो से कहाँ जाती है? टोंक में आती है। तो टोंक के राजमहल के पास में डाई और खारी नदियाँ का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। फिर टोंक के देवधाम में, टोंक के किसमें बेटा? देवधाम में। टोंक में देवधाम में ही, देवधाम में बांडी, मानसी और बनास का संगम होता है, जिसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। तीसरा त्रिवेणी संगम। फिर सवाई माधोपुर में जाते हैं तो रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है, यानी इस रामेश्वर नामक स्थान पर हम कहेंगे त्रिवेणी संगम कहलाता है। किस किस का बेटा? चंबल का और बनास का, और किसका बेटा? सीप का। तो चंबल, बनास, सीप का फिर एक त्रिवेणी संगम होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? त्रिवेणी संगम कहलाती है। तो रामेश्वर नामक स्थान पर भी चंबल का एक संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो छोटा त्रिवेणी संगम कहलाएगा। कितना बेटा ये? कौन सा त्रिवेणी संगम है ये? छोटा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कौन सा बेटा? ये 4th नंबर। तो याद रखना कि आपसे पूछे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है, तो हम कहेंगे बेटा दोस्तों बनास नदी बनाती है। बस में तो 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। कौन कौन से? तो भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान में बनास, बेड़च, मिनाल का। टोंक के राजमहल में बनास, डाई, खारी का। टोंक के देवधाम में बनास, बांडी, मानसी का। फिर रामेश्वर में बनास, चंबल, सीप का। तो हम कहेंगे मित्रों 4 कौन से बनते हैं मित्रों? त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो बनास नदी को वन की आशा, वरनाशा, वशिष्ठी के नाम से इसको क्या मित्रों? जाना जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? देखो लाल पेन से किया हुआ त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। अब बात करते हैं बनास नदी की।
जो अन्य विशेषताएं हैं कौन कौन सी उसके ऊपर बात करते हैं मित्रों, तो हम कहेंगे बनास नदी जो है, बनास नदी पर विशेषताओं में बनास नदी की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषता हो सकती है, देखो अपन बात करते हैं और पॉइंट पे। तो इस पर बनाए गए बांध, पहले क्या बेटा, पहली बांध पर बनाए गए बांध, बनास पर बनाए गए बांध, बनास नदी पर बनाए गए बांध, बनास नदी पर बनाए गए बेटा कौन से होते हैं मित्रों, बांध होते हैं। कौन कौन से बांध बनाए गए, देखो जरा बात करते हैं, बनास नदी पर बनाए गए बांध, बात समझते हैं मित्रों। देखो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी, एकदम क्लियर बता देता हूं। देखो सबसे पहले बनास नदी कहाँ आती है, राजसमंद में आती है, तो इस पर राजसमंद में बांध बनाया गया है। चित्तौड़ में प्रवेश करती है तो चित्तौड़ में बांध बनाया गया है। टोंक में जाती है तो टोंक में बांध बनाया गया है। सवाई माधोपुर में जाती है, सवाई माधोपुर में बांध बनाया गया। देखो तो हमने कहा मित्रों राजसमंद है, देखो सुनना आराम से, राजसमंद है। राजसमंद में ही इस नदी पर सबसे पहले, राजसमंद में ही इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो याद रखना मित्रों, तो राजसमंद में बनास नदी पर ही बागेरी का नाका बनाया गया। कौन सा बांध बेटा, बागेरी का नाका, बागेरी का नाका। कौन सा बांध बनाया गया बेटा, बागेरी का नाका बनाया गया। कहाँ, ये राजसमंद में है। और राजसमंद में इस नदी पर अगला बांध, राजसमंद में इस नदी पर, राजसमंद में इस नदी पर यदि अपन बात करते हैं, राजसमंद में इस नदी पर नंद संबंध बांध बनाया गया। क्या बेटा, नंद संबंध बांध बनाया गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो राजसमंद में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, नंद संबंध बांध बनाया गया। आगे की तरफ आते हैं तो राजसमंद से नदी कहां जाती है बेटा, चित्तौड़ में आती है। राजसमंद से नदी कहां आती है, चित्तौड़ में आती है। तो चित्तौड़ में इस पर मात्र कुंडिया बांध बनाया गया, मात्र कुंडी, मात्र कुंडिया बांध, मात्र कुंडिया या मात्र कुंडी बांध होगा, मात्र कुंडी या मात्र कुंडिया बांध इस पे बनाया गया है, ठीक है ना, मात्र कुंडिया बांध, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मात्र कुंडिया बांध चित्तौड़ में, इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार, है ना, इसे क्या कहते हैं बेटा, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं इसको, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार किसे बेटा, मात्र कुंडी बांध को। फिर उसके बाद में आगे की अपन बात करते हैं मित्रों, हम ये कहेंगे कि मात्र यहाँ से वे चित्तौड़ से आगे नदी कहाँ जाती है, अगर अपन आगे बात करते हैं तो चित्तौड़ से कहाँ आती है, टोंक में आती है। चित्तौड़ से कहाँ आती है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे जाएगी टोंक में। तो टोंक में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, याद रखना मित्रों, बिलासपुर, बिसलपुर बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया बेटा, बिसलपुर बांध बनाया गया, बिसलपुर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इस बिसलपुर बांध की पूरी चर्चा करेंगे। फिर टोंक से नदी कहाँ जाती है बेटा, सवाई माधोपुर में जाती है। तो सवाई माधोपुर में यहाँ पे ये बांध बनाया गया है, यहाँ पे ये बांध बनाया गया है। बहुत एकदम मैपिंग से समझना, पूरी चीज़ अगर मैपिंग से समझोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे, और फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में इस नदी पर इसरदा बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया बेटा, इसरदा बांध, इसरदा बांध बनाया गया है। बात समझ आएगी नहीं है मेरी बात आप लोगों को, एकदम क्लियर है, कलर एकदम सही है इसका, है ना। तो यदि रेड कलर अच्छा लग रहा है तो रेड यूज कर लेते हैं, ब्लैक यूज करते तो ब्लैक यूज कर लेते हैं। देखो सुनना आराम से, तो राजसमंद में इस नदी पे, राजसमंद में ही बागेरी का नाका है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आपसे पूछ सकते हैं इस बार बागेरी का नाका कहाँ है ये, तो बनास नदी पर पहली बात। फिर उसके बाद में राजसमंद में नस संबंध बांध है, चित्तौड़ में मात्र कुंडिया बांध है, टोंक में बिलासपुर बांध है। फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर में इसरदा बांध बनाया गया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बनास पर बनाया गया बांध एकदम क्लियर हुआ। इसी प्रकार से बनास पर त्रिवेणी संगम की हमने अभी चर्चा की टोटल मित्रों। तो बनास के त्रिवेणी संगम कौन कौन से हुए, बनास नदी के त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कौन कौन से हुए, अभी मैं बता के आया हूं मित्रों, आप नदी के अंदर पढ़े तब मैंने बताया है। तो दूसरी बात, कौन सा हुआ त्रिवेणी संगम, तो सबसे पहले हमने कहा बनास, बनास, बेड़च और मेनाल। पहला त्रिवेणी संगम कहां पे, ये भीलवाड़ा के बिगोद में। अभी मैप से समझा, मैं आगे लिखा रहा हूं, भीलवाड़ा के कहा बेटा, भीलवाड़ा के बिगोद में है, भीलवाड़ा के बिगोद में पहली बात। फिर उसके बाद में दोस्तों बनास, खारी और दाई, ये कहां पे बेटा, राजमहल टोंक में एक त्रिवेणी संगम है। फिर उसके बाद में बनास, बांडी और मानसी,
बहुत बढ़िया से समझा रहा हूं मित्रों आप लोगों को मैं एकदम, कि एकदम उम्मीद कर रहा हूं कि ये ऑनलाइन नहीं है, ऐसा लग रहा है ये ऑफलाइन क्लास है मित्रों। आपके सामने बार बार मैं आपके साथ में जिक्र कर रहा हूं। तो बनास बांडी मासी का संगम कहाँ होता है बेटा? देवधाम टोंक में होता है। कहाँ होता है बेटा? देवधाम टोंक, है ना। तो और एक और इसका त्रिवेणी संगम, फर्स्ट तो ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ कौन सा बेटा? बनास चंबल और सीप कहां होती मिलती है बेटा? रामेश्वर नामक स्थान पर। रामेश्वर कहां है? रामेश्वर कहां बेटा? ये सवाई माधोपुर में है। कहां? ये सवाई माधोपुर में है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हम ये कह सकते हैं तो 4 इस पे त्रिवेणी संगम बनते हैं, याद रखना मित्रों। बनास बेड़च, है ना, मेनाल, बनास खारी डाई, बनास बांडी मासी, बनास चंबल सीप, रामेश्वर में। ठीक है मित्रा, रामेश्वर में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? ये हमने क्या कहा, इसको त्रिवेणी संगम। फिर आगे अपन बात करते हैं बनास नदी के बारे में ही। जो बनास नदी है, इस बनास नदी की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी है? बनास की सहायक नदियां, सहायक नदियां, जो बनास की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी मित्रों? तो हम कहेंगे बनास की सहायक नदियों में यदि अपन बात करते हैं तो बनास एक, बनास बेड़च, बनास तो खुद नदी होगी, बनास की सहायक नदी बेड़च है। फिर उसके बाद में कौन सी बेटा? मेनाल है। बनास बेड़च मेनाल, है ना। इसके साथ में और कौन सी सहायक नदियां बनास की? बनास है, बेड़च है, मेनाल है। फिर उसके बाद में खारी डाई बांडी मानसी, है ना। तो खारी डाई बाई मानसी कोठारी कालीसील, है ना। तो ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट नदियां होती है। तो बनास की सहायक नदियां कौन सी हुई? बेड़च, मेनाल, खारी डाई बांडी मानसी कोठारी कालीसील, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये सब किसकी सहायक नदी मानी जाती है? बनास की सहायक नदियां क्या होती है मित्रों? मानी जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे समझ आया कि नहीं आया? अब अपन बात करते हैं कि बनास की, हमने कहा था कि राजस्थान में, राजस्थान की सबसे बहने वाली नदी कौन सी मित्रों? बनास नदी। तो बनास नदी पर जितने भी बांध बनाए गए, अब बनास नदी पर एक सभ्यता भी क्या हुई मित्रों? विकसित हुई। तो बनास नदी पर सभ्यता, बनास नदी पर सभ्यता कौन सी विकसित हुई थी मित्रों? तो हम ये कहेंगे कि बनास नदी किनारे पर राजसमंद में, राजसमंद में बनास नदी पर गिलुंड सभ्यता विकसित हुई। बनास नदी पर कौन सभ्यता विकसित हुई बेटा? गिलुंड सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सभ्यता विकसित हुई थी? गिलुंड सभ्यता विकसित हुई थी। गिलुंड सभ्यता विकसित हुई। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बनास नदी पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बनास भी एक अध्यारोपित नदी है। तो हम कहेंगे बेटा बनास भी एक अध्यारोपित नदी है। बनास भी एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित, बनास भी क्या होता है बेटा? एक अध्यारोपित नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? तो बनास भी हम कहेंगे मित्रों एक अध्यारोपित नदी है। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो बनास के बारे में टोटल जिक्र किया, लंबाई के बारे में जिक्र किया, इसके बांध के बारे में जिक्र किया, इस पर बिसलपुर बांध जो बनाया गया टोंक में उसके ऊपर अपन मित्रों अब जिक्र करते हैं। तो बिसलपुर बांध, बनास में बनाया बांध कौन सा बेटा? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध कहाँ है बेटा? तो हम कहेंगे बिसलपुर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनास नदी बनाया गया बिसलपुर बांध है। ये कहाँ है? हमने कहा बेटा टोंक में है। और किस नदी पर बनाया गया? तो हमने कहा बेटा बनास नदी पर बनाया गया बांध है। ये बनास नदी पर बनाया गया बांध है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना, बनास नदी पर बनाया गया बांध है। बनास नदी पर इंपॉर्टेंट बात है कि जलापूर्ति किसको कर रही है? ये जलापूर्ति तो हम कहेंगे बिसलपुर बांध द्वारा हम कहेंगे अजमेर को, टोंक को, नागौर को, जयपुर को, दौसा को और सवाई माधोपुर को। और किसको बेटा? सवाई माधोपुर को जल की आपूर्ति हो रही। तो याद रखना मित्रों, तो जलापूर्ति किसको हो रही है? अजमेर को, टोंक को, नागौर को, जयपुर को, दौसा को, सवाई माधोपुर को जलापूर्ति बिसलपुर बांध से होती है। और राजस्थान का एक कंक्रीट से बना बांध है। राजस्थान में ये
कंक्रीट से बना बांध है। किससे बेटा? कंक्रीट से बना बांध है। कंक्रीट से बना बांध है। राजस्थान में किससे बना बांध है? कंक्रीट से बना बांध है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ये बिसलपुर बांध पे हमने चर्चा की है। तो अभी तक हमने चंबल नदी पढ़ी, फिर काली सिंध नदी पढ़ी, अब बनास नदी पढ़ी। और बनास की सहायक नदी कौन सी बेटा? अब बेड़च, और उसके ऊपर बात करते हैं बेड़च की सहायक नदी पे, ध्यान रखना। तो अगली नदी हमारी कौन सी बेटा? बेड़च नदी। कौन सी है? बेड़च नदी। कौन सी नदी बेटा? बेड़च नदी। देखो बेड़च नदी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड़च नदी के बारे में बात करते हैं। तो बेड़च नदी को बेटा कौन सी नदी कहते हैं? आयड़ नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी बात करते हैं। आयड़ नदी है ना। तो देखो बेड़च नदी इंपॉर्टेंट है। बनास की सहायक नदी को बनास बेड़च मिनाल का संगम होता है त्रिवेणी संगम मिगोज में। तो बेड़च नदी देखो कहां से निकलती है? हम कहेंगे बेटा उदयपुर है। उदयपुर में कौन सी पहाड़ी है बेटा? गोगुंदा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? यहाँ पे गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो हमने कहा बेड़च नदी निकलती है। और हमने कहा उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। और सबसे पहले अपन बात करते हैं ये क्या होती है? उदयपुर में हम कह सकते हैं बेटा ये उदय सागर में जाकर क्या होती है? मिलती है। और उदय सागर से जब ये नदी निकलती है तो आगे क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पे ये नदी क्या कहलाती है? आयड़। और उसके आगे क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं? आयड़ नदी भी कहते हैं। तो याद रखना उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ों से निकलती है। और यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि उदय सागर में जब मिल जाती है तो आगे क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। कौन सा बेटा? उदय सागर। और उदय सागर से जब ये निकलती है तो क्या कहलाएगी? बेड़च नदी कहलाएगी, है ना। और यहाँ पे उदय सागर में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेड़च नदी जो उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ों से निकलती है। यहाँ से निकलने बाद में कहाँ प्रवेश करती है? उदयपुर से निकलने बाद कहाँ जाती है बेटा? चित्तौड़ में प्रवेश करती है। और चित्तौड़ से कहाँ जाती है बेटा? ये भीलवाड़ा में जाती है। कहाँ जाती है? ये भीलवाड़ा में जाती है। और भीलवाड़ा में जब जाती है तो भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में किससे स्थान पर बेटा? भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? तो बेड़च। हम कहेंगे बिंगोद नामक स्थान पर बेड़च जो है ये किससे मिल जाती है? तो हम कहेंगे बेड़च बनास से मिल जाती है। बेड़च बनास से मिल जाती है मित्रों। बात समझ आएगी नहीं है? तो हम ये कहेंगे उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। क्या होती है बेटा? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। और उदय सागर झील में जाती है। हम कहेंगे फिर उदय सागर झील से आगे की तरफ, उदय सागर झील से जब आगे से निकलती है तो चित्तौड़ से भीलवाड़ा बिंगोद नामक स्थान पर किसी जगह मिल जाती है? बनास से मिल जाती है। कहीं अपन डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं, कई किताबों में लिखा मिलता है कि उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ों से निकलती है, सीधा कहाँ जाती है? चित्तौड़ में जाती है। चित्तौड़ से कहाँ जाती है? भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा बिंगोद नामक स्थान पर किससे जाकर मिल जाएगी? बेड़च से जाकर, बेड़च बनास से जाकर क्या होती है मित्रों? मिल जाती है। अब अपन बात करते हैं कि बेड़च पर जब ये उदय सागर झील में मिलती है, उदय सागर झील से जब निकलती है क्या कहलाती है? अभी यहाँ पे आयड़ नदी होती है, आयड़ नदी भी कहते हैं। आगे जाके क्या कहलाएगी? बेड़च कहलाएगी, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि बेड़च नदी को क्या कहते हैं? आयड़ नदी भी कहते हैं। और अब अगली अगर बात करते हैं कि इस पे जो बने बांध है बेड़च नदी पर, उदयपुर में बेड़च नदी पर बांध, सभ्यता है, सब पढ़ लेंगे अपने। बेड़च नदी पर बांध, देखो बेड़च नदी पर उदयपुर के अंदर बेड़च नदी, यहां से अगर बात करते हैं तो बेड़च नदी है, बेड़च नदी है। इस बेड़च नदी पर अपन कहेंगे मित्रों उदयपुर के अंदर, बेड़च नदी पर कौन सी बेटा? उदयपुर में। तो उदयपुर में यहां पर बेड़च नदी पर बनाया गया बेटा बांध मदार बांध। बेड़च नदी या आयड़ नदी पर कौन सा बांध बनाया गया बेटा? मदार बांध। और उदयपुर से कहां जाती है बेटा ये नदी? जब चित्तौड़ में आती है तो चित्तौड़ में बेड़च नदी पर गोसुंडा बांध बनाया गया। उदयपुर है, यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर कौन सा बांध बनाया गया? यहाँ पे गोसुंडा बांध बनाया गया है, गोसुंडा बांध बनाया गया है। तो चित्तौड़ में यहाँ पे कौन सा बांध बनाया गया है? बेड़च नदी पर अपन कहेंगे मित्रों यहाँ पे गोसुंडा बांध, मदार बांध। फिर इस नदी के किनारे पर अपन बात करते हैं, गोसुंडा बांध बनाया गया है। इस बेड़च नदी पर कौन कौन सा बांध बनाया गया? उदयपुर में एक तो मदार बांध, और दूसरा अपन कहेंगे उदयपुर में ही चित्तौड़ में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो गोसुंडा बांध बनाया गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं? दो महत्वपूर्ण बांध हुए। फिर इस नदी पर बनी सभ्यता, इस नदी पर सभ्यता कौन कौन सी नदी अपन बात करते हैं बेटा? बेड़च नदी पर सभ्यता। तो याद रखना दोस्तों, बेड़च नदी कहूं या आयड़ नदी कहूं, तो देखो हम ये कहेंगे आयड़ नदी के किनारे पर, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर, बेड़च नदी के किनारे पर, बेड़च नदी के किनारे पर सबसे पहले हम कहेंगे उदयपुर में,
देखो उदयपुर में कौन सभ्यता विकसित हुई, तो हम कहेंगे बेटा उदयपुर के अंदर बेड़त नदी किनारे पर एक तो आहड़ सभ्यता विकसित हुई। कौन सी बेटा, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता क्या हुई बेटा, विकसित हुई। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, उदयपुर में ही इस नदी के किनारे पर, उदयपुर में ही इस नदी के किनारे पर बालाथल सभ्यता विकसित हुई। क्या हुई बेटा, बालाथल सभ्यता विकसित हुई। बालाथल सभ्यता विकसित हुई। बात समझ आया कि नहीं आया, मैं एकदम थ्रू आउट एकदम शॉर्ट में बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। और उसके बाद में जब ये नदी कहां जाती है, चित्तौड़ में जाती है, तो चित्तौड़ में इस नदी के किनारे पर, चित्तौड़ में इस नदी के किनारे पर नगरी सभ्यता विकसित हुई। क्या होती बेटा, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में किस नदी किनारे विकसित हुई, नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। हम ये कह सकते हैं नगरी सभ्यता चित्तौड़ के अंदर बेड़त नदी के किनारे विकसित हुई। तो हम कहेंगे चित्तौड़ में नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे क्या हुई, विकसित हुई, किनारे विकसित हुई। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों, मेरी बात समझना। तो हमने कहा, देखो पिछली बात में क्या कहा, बेड़च नदी पर कितने बांध है बेटा, 2 बांध है। कौन सा, एक तो मदार बांध है उदयपुर में, दूसरा चित्तौड़ में गोसुंडा बांध है। कौन था बेटा, दूसरा बांध कौन सा, ये गोसुंडा बांध है। फिर आगे बात करते हैं, तो इस पे जो सभ्यता विकसित हुई, तो आयड़ या बेड़च नदी किनारे पर उदयपुर में आहड़ सभ्यता विकसित हुई, और दूसरी सभ्यता बालाथल सभ्यता, दोनों कहाँ बेटा, उदयपुर के अंदर है। और चित्तौड़ में कौन सभ्यता विकसित हुई, तो हम कहेंगे नगरी सभ्यता विकसित हुई। कहाँ पे, बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बेड़च नदी के ऊपर जो बांध बने, इसके ऊपर जो सभ्यता है, और बेड़च नदी आगे कहाँ जाकर गिरती है, किससे मिलती है, वो सब अपने आपसे बात की है। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं कि बेड़च के बाद के अंदर बनास, बेड़च और मेनाल होगी। फिर आगे अपन बात करते हैं इसके एक और हम कहेंगे मिलने वाली नदी कौन सी है, तो बनास है, सीप है, और गंभीर नदी। देखो अपन बात करते हैं गंभीर नदी पे, आगे चर्चा करते हैं गंभीर नदी पर। गंभीर नदी, देखो हम कहेंगे बेटा कि गंभीर नदी जो है, हम ये कहेंगे कि करौली में नादोती की पहाड़ियां, किसकी बेटा, किसमें, करौली के अंदर। करौली में कौन सी पहाड़ियां बेटा, नादोती की पहाड़ियां। नादोती की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां बेटा, नादोती की पहाड़ियां। करौली में किसकी पहाड़ियां बेटा, नादोती की पहाड़ियां यहां से निकलती है। और हम ये कह सकते हैं कि नादोती पहाड़ से निकलने के बाद में करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, फिर भरतपुर है, भरतपुर है, और फिर भरतपुर आगे जाके किसे बेटा, भरतपुर में आगे जाके किसे बेटा, यूपी है ना। तो हम ये कहेंगे या भी यूपी से आगे जाकर किसे भी जाके मिलेगी बेटा, यमुना से जाकर मिल जाएगी। ये गंभीर नदी किसे मिलेगी, यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। तो हम ये कहेंगे मित्रों गंभीर नदी जो है, ठीक है ना। तो याद रखना यूपी है, यूपी में प्रवेश कर जाती है, और यूपी में इस नदी को आगे जाकर, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बताया नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि यूपी में इस नदी को ऊंटगन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तो यूपी में प्रवेश कर जाती है, और यूपी में इस नदी को क्या कहते हैं बेटा, ऊंटगन नदी। क्या कहते हैं इस नदी को, ऊंटगन नदी कहते हैं। ऊंटगन नदी कहा जाता है इस नदी को, ऊंटगन नदी कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना मित्रों, तो गंभीर नदी है, ये करौली में नादोती पहाड़ों से निकलती है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर यूपी में प्रवेश करती है, और नदी यूपी में हम कहेंगे इसे ऊंटगन नदी के नाम से जाना जाता है। और ये गंभीर नदी है, यहीं पर याद रखना करौली के अंदर ही इसकी सहायक नदी है। करौली में अट्टा, मांची, बेसावट, भद्रावती और बरखेड़ा। और क्या बेटा, बरखेड़ा। 5 नदियां हैं, अट्टा, मांची, बेसावट, भद्रावती और बारखेड़ा के संगम पर इसकी सहायक नदी किसकी बेटा, गंभीर की सहायक नदियां। यहाँ पे 5 ना बांध बनाया गया करौली के अंदर। कौन सा बांध बनाया बेटा, करौली के अंदर 5 ना बांध बनाया गया है, और मिट्टी का बना बांध है। किसका बना बांध बेटा, मिट्टी का बना बांध है। ये मिट्टी का बना बांध है, मिट्टी का बना बांध है, याद रखना। तो याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ना बांध कहाँ पे, करौली के अंदर है। और किसी गंभीर की सहायक नदी कौन सी, अट्टा, मांची, बेसावट, भद्रावती, बरखेड़ा। तो आप देखना अट्टा, मांची, बेसावट, ये क्या बेटा, बेसावट
और भद्रावती और बरखेड़ा के संगम स्थल पर कौन सा बांध बेटा, पांतना बांध करौली के अंदर है। और गंभीर नदी पर ही हम कहेंगे बेटा भरतपुर में, गंभीर नदी पर ही भरतपुर में अजान बांध है। भरतपुर में गंभीर नदी पर कौन सा बांध है बेटा, अजान बांध है, अजान बांध है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात दोस्तों? तो याद रखना, अट्टा, मांची, बेसावड़, भद्रावती, बरखेड़ा, ये किसी नदी है, गंभीर की सहायक नदी है, वहाँ पे पांतना बांध बनाया गया है, मिट्टी का बना बांध है, करौली के अंदर है, अजान बांध भरतपुर के अंदर है। तो याद रखना बेटा, गंभीर नदी बारे में करौली की नादोती की पहाड़ियाँ, किसकी बढ़िया, नादोती की पहाड़ियों से निकलती है, और करौली से यानी हम कहेंगे धौलपुर, थोड़ी धौलपुर में जाएगी, फिर यूपी, तो मूल बुढ़ा के धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, यूपी में आगे जाकर क्या होती है दोस्तों, आगे जाकर का यानी नदियों से मिल जाती है। तो यूपी में नदी को क्या कहते हैं, ऊंटगंज नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको बेटा, गंभीर नदी को। और गंभीर की सहायक नदियाँ कौन सी होती है, अट्टा, मांची, बेसावड़, भद्रावती और बरखेड़ा के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग के संगम पर पांतना बांध बनाया गया जो, और दूसरे भरतपुर में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, अजान बांध बनाया गया, गंभीर नदी। अब आगे लास्ट पढ़ते हैं दोस्तों, बाणगंगा नदी। कौन सी बेटा, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं मित्रों, हम कहेंगे मित्रों, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, ताला नदी, रुंडित नदी, रुंडित नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अर्जुन की गंगा बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। तो बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हम कहेंगे मित्रों जयपुर, जयपुर नहीं कहेंगे, वर्तमान में हम ये कहेंगे कोटपुतली और बेरोड। तो क्या कहेंगे बेटा, कोटपुतली और बेरोड से निकलती है, कोटपुतली और कहाँ से निकलती है बेटा, बेरोड से निकलती है। ये पहले जयपुर से निकल रही थी, अब जयपुर से अलग हो गए, कोटपुतली बेरोड से निकलती है। तो याद रखना, तो कोटपुतली बेरोड से निकलने के बाद में तो कहाँ जाएगी बेटा, ये दौसा में जाती है। कोटपुतली बेरोड में किसकी पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों से निकलती है, पहले तो अपन बात करते हैं। तो कोटपुतली बेरोड में किसकी पहाड़ियाँ, बेराड की पहाड़ियाँ हैं। किसकी पहाड़ियाँ बेटा, ये बेराड की पहाड़ियाँ हैं, बेराड की पहाड़ियाँ हैं। और बेराड की पहाड़ियों से निकलती है, और निकलने के बाद में कहाँ जाती है, दौसा, और दौसा से आगे कहाँ जाती है बेटा, भरतपुर, भरतपुर, और भरतपुर से आगे कहाँ जाएगी बेटा, यूपी, आगरा, यूपी आगरा के फतेहाबाद के निकट, आगरा के फतेहाबाद के निकट, फतेहाबाद के निकट किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। यमुना से क्या होती है बेटा, ये मिल जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि अपन बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना, जयपुर में कोटपुतली बेरोड है, जयपुर से अलग हो गया, कोटपुतली बेरोड की बेराड की पहाड़ियां हैं, वहां से नदी निकलती है बाणगंगा नदी, और कहां जाएगी, दौसा में जाएगी, दौसा से कहां जाएगी, भरतपुर में जाएगी, भरतपुर से यूपी में आगरा, आगरा के निकट कौन सा, फतेहाबाद, आगरा के पास में कौन सा, फतेहाबाद, फतेहाबाद के निकट किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। और इस नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी के नाम से इसको बाणगंगा नदी को जाना जाता है। और इस बाणगंगा नदी पर यदि अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, जयपुर में, बाणगंगा नदी पर। याद रखना मित्रों, बाणगंगा नदी पर पहले बांध बात करते हैं। तो बाणगंगा नदी पर कौन कौन से बांध है, तो याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है कि सबसे पहले एक तो बांध है जमवा रामगढ़ बांध, जमवा बांध, जमवा रामगढ़ बांध, जमवा रामगढ़ बांध कहाँ पे बेटा, तो हम कहेंगे जयपुर के अंदर है। तो कोटपुतली बेरोड हम कहेंगे, तो हम ये कहेंगे बेटला जयपुर है, जयपुर में कहाँ, कौन सा बेटा, कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड। तो ये निकलती है। वर्तमान में जो लिखा जा रहा है, किताबों में मिला, आगे चेंज करना तो चेंज भी करेंगे, है ना, अपडेशन आएगा जब, तो हम ये कहेंगे इस पर कौन सा बांध बनाया गया, जयपुर में लिखा मिलता है, तो हम कहेंगे जमवा रामगढ़ बांध। और कोटपुतली, जयपुर का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि कोटपुतली बेरोड हो, जयपुर हो प्रॉपर, तो आगे वाली जो नया डाटा आएगा उसमें अपन को निकल आएगा, तो हम कहेंगे जमवा रामगढ़ बांध है, जमवा रामगढ़ बांध, जमवा रामगढ़ बांध। और इसी के साथ में जब ये नदी क्या है दोस्तों, भरतपुर में जाती है, तो भरतपुर में इस नदी पर, भरतपुर में इस नदी पर कौन सा बांध है, तो हम कहेंगे बेटा भरतपुर में इस नदी पर कौन सा, लालपुर बांध है। भरतपुर में इस नदी पर कौन सा बांध है बेटा, लालपुर बांध है। कौन सा बांध है, लालपुर बांध है, लालपुर बांध बनाया गया है।
बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कहेंगे तो जम्वर रामगढ़ बांध, देखो इसको मैंने मैप से समझा दिया है। जयपुर कोटपुतली बे रोड है ना, जयपुर में कोटपुतली बे रोड में यहाँ पे जम्वर रामगढ़ बांध है, प्रॉपर जयपुर में कोटपुतली बे रोड में। ये हम लोगों को वर्तमान के अंदर नए जो डाटा आएंगे उसमें अपडेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जयपुर में जम्वर रामगढ़ बांध है। भरतपुर में यदि अपन बात करते हैं तो हम कहेंगे भरतपुर के अंदर अपन चर्चा करते हैं मित्रों, कौन सा बांध है भरतपुर में? भरतपुर में लालपुर बांध बनाया गया है। और बाणगंगा नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, हम कहेंगे बेटा बाणगंगा नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता, तो कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो बेराट सभ्यता विकसित हुई थी। तो बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे किनारे कौन सभ्यता विकसित हुई थी? तो हम कहेंगे बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता विकसित हुई थी। बेराट सभ्यता विकसित हुई थी। बेराट सभ्यता क्या होती है मित्रों? विकसित हुई थी, विकसित हुई। मैं मित्रों आपके साथ में एक एक चीज़ चला रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। ये बाणगंगा नदी पे किनारे पे बेराट सभ्यता विकसित हुई थी। और उसके बाद में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो सूर्य हमने बताया एसपीजी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी बेटा? इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो हमने कहा सहायक नदियाँ कौन सी बेटा? सूरी, पलासन और गुमटी नाला। सूरी, पलासन, ये क्या बेटा? सूरी। फिर उसके बाद में कौन सी? पलासन। और क्या होती है बेटा? गुमटी नाला। और क्या बेटा? गुमटी नाला। सूरी, पलासन, गुमटी नाला, ये इसकी सहायक एसपीजी। मैंने आपको ट्रिक में बताया था बेटा, एसपीजी, सूरी पलोसन है ना, सूरी है, पलोसन है, गुमटी नाला, सूरी है, पलासन है, और क्या होता है बेटा? गुमटी नाला। तो यह सहायक नदियाँ कौन कौन सी बेटा? सूरी, पलासन, गुमटी नाला, एसपीजी, सूरी, पलासन, गुमटी नाला। ये किसी सहायक नदी होती है मित्रों? बाणगंगा नदी की सहायक नदियाँ कहलाती है। तो याद रखना मित्रों। तो इस प्रकार से हमने किस किस नदियों का अध्ययन किया, जरा वापस बताओ। चंबल पे अध्ययन किया, काली सिंध पे अध्ययन किया, बनास पे अध्ययन किया, बेड़च पे अध्ययन किया, उसके बाद में हमने बाणगंगा गंभीर पे अध्ययन किया, बाणगंगा नदी पर क्या हुआ मित्रों? अध्ययन किया। और एक लास्ट नदी है यहाँ पे अपन बात करेंगे, बंगाल खाड़ी के अपतंत्र की खारी नदी। कौन सी बेटा? खारी नदी। वापस अपन जीरो पे आ जाएंगे, वापस बताएंगे आपको खारी नदी, खारी नदी। तो याद रखना दोस्तों, खारी नदी किसी सहायक नदी है? आपको बताया बनास की सहायक नदी है। पहली बात तो किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। तो याद रखना कहां से निकलती है? तो याद रखना राजसमंद के, राजसमंद के कौन सी पहाड़ियां बेटा? बिजराल की पहाड़ियां है। राजसमंद में किसकी पहाड़ियां? ये बिजराल की पहाड़ियां है, बिजराल की पहाड़ी है, बिजराल की पहाड़ी है मित्रों, बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद से कहाँ जाती है मित्रों? हम कहेंगे मित्रों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से कहाँ जाएगी बेटा? अजमेर, अजमेर, और अजमेर से कहाँ जाएगी बेटा? ये टोंक में जाएगी। और टोंक में खारी नदी है, खारी नदी टोंक में, टोंक में, टोंक में हम कहेंगे टोंक में खारी नदी। टोंक में खारी नदी किससे मिल जाती है? टोंक में खारी नदी बनास से मिल जाती है, बनास से मिल जाती है। बात समझ आया कि नहीं आया? राजमहल में है ना, मिल जाती है। और खारी नदी पर हमने कहा दोस्तों, खारी नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। तो खारी नदी पर दो बांध बनाए, एक तो खारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो हमने कहा खारी नदी पर जो बांध बनाया गया है, एक तो नारायण सागर बांध है, दूसरा खारी बांध है। जो नारायण सागर बांध है हम कहेंगे अजमेर में है, इस पर दो बांध बनाए गए हैं। पहला बांध कौन सा? इस पर बांध, बांध तो हम एक तो बेटा नारायण सागर बांध है। कहाँ बेटा? नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया बेटा? नारायण सागर बांध कहाँ है बेटा? खारी नदी पर है, खारी नदी पर है। और खारी नदी पर है, और कहाँ है? मोटा मोटा अपन बात करेंगे तो कहाँ बेटा? ये अजमेर में। कहाँ है? ये अजमेर में। और दूसरा यदि अपन बात करते हैं, खारी बांध है, खुद खारी नदी पर खारी बांध है। आसिंद खारी नदी पर कौन सी बेटा? खारी बांध खारी नदी पर है, खारी नदी पर है। कहाँ पे? ये बेटा आसिंद के अंदर है, आसिंद में। और आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। आसिंद कहाँ है? ये भीलवाड़ा में। तो याद रखना मित्रों, तो हमने कहा खारी नदी पर कौन से बांध बनाए गए? खारी बांध बनाए गए। कहाँ? ये आसिंद भीलवाड़ा में है, जालिया अजमेर में। तो इसको अपन और भी कह सकते हैं, नारायण सागर बांध खारी नदी पर अजमेर में। कौन सा क्षेत्र? जालिया, जालिया पे है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस प्रकार से देखो, खारी बांध यदि अपन बात करते बांध की बात, नारायण सागर बांध, पहला नारायण सागर, दूसरा खारी बांध। तो याद रखना राजसमंद में बिजराल की पहाड़ों से निकलती है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में खारी नदी पर, टोंक में खारी नदी बनास से जाकर क्या होती है? टोंक में खारी नदी किससे जाकर मिल जाती है? तो हम कहेंगे मित्रों
बनास से जाकर मिल जाती है। बात क्लियर हुआ। और यहाँ पे खारी नदी पर 2 बांध बनाए गए, तो नारायण सागर बांध, दूसरा खारी बांध। खारी बांध खारी नदी पर अजमेर में जालिया अजमेर के अंदर है, दूसरा खारी बांध खारी नदी पर आसिन भीलवाड़ा में है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एक बार थ्रू आउट वापस रिवीजन ले लो दबाद। अब सर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने सारी नदियाँ हमने का जिक्र किया है। तो सबसे पहले किसका जिक्र किया था हमने? चंबल नदी का। चंबल नदी को चर्मणवती नदी भी कहते हैं और इसे कामधेनु नदी भी कहते हैं, इसे बारामासी नदी भी कहते हैं। एमपी के मऊ तहसील की जानापवी पहाड़ों से निकलती है, 84गढ़ के निकट चित्तौड़ में प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ के पास में से बामनी नदी आकर मिलती है। बामनी में चूलिया जलप्रपात बनाया गया है, ये 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर कोटा में आते हैं, कोटा के नोने नामक स्थान से कालीसिंध नदी आकर मिलती है। फिर सवाई माधोपुर में जाते हैं तो पलिया नामक स्थान पर पार्वती नदी आकर मिलती है। रामेश्वर नामक स्थान पर बनास और सीप नदी आकर मिलती है, जिसपे त्रिवेणी संगम बनाया गया है। धौलपुर यूपी के मुरादगंज में यमुना जाकर जाते दोस्तों ये मिल जाती है। फिर चंबल नदी की बात किया गया मित्रों कि चंबल नदी की जो बांध है, हमने कहा कि मंदसौर में गांधी सागर बांध है, चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा में जवाहर सागर बांध है, कोटा में कोटा बैराज को स्थापित किया गया। फिर उसके बाद में हमने कहा कि संरक्षित जीव, यहाँ पे घड़ियालों को संरक्षण दिया जाता है, गांगे सूज है, उदबिलात को संरक्षण दिया जा रहा है जीव। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं, इस पर हैगिंग ब्रिज है चंबल नदी पर, कहाँ है? कोटा में 1.5 किलोमीटर का, NH 27 पर है। इसकी सहायक नदियाँ बामणी, कालीसिंध, बनास, सीप, कुराल, कुन्नू, ईज, मेज, अलनिया, गूंजली, चाकण, घोड़ा पछाड़, ब्राह्मणी, पार्वती इसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। फिर उसके बाद में हमने कहा इसकी कुल लंबाई 1051 है, रास्ता में इसका विस्तार 322 है और चंबल एक अध्यारोपित नदी है। फिर सामने हमने बताया कालीसिंध नदी जो एमपी के देवास नामक स्थान पे बागली की पहाड़ियों से निकलती है, रायपुर के झालावाड़ में प्रेस करती है। कालीसिंध और आहू जहाँ मिलती है वो यहाँ पर गागरोन दुर्ग स्थापित किया गया। कालीसिंध और आहू के संगम को ही क्या कहते हैं? सामेला कहा जाता है। और झालावाड़ से आगे जाती है कोटा में जाती है, कोटा के 9 स्थान पर कालीसिंध किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। आहू, परवन, उजाड़, चोलिस की सहायक नदियाँ कहलाती है। फिर हमने कहा इस बनास नदी वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी भी कहा जाता है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लंबाई टोटल 512 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई कहलाती है। और साथ साथ में कहा बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो हमने कहा राजसमंद में कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ों से निकलती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा में आती है, भीलवाड़ा में कोठर नदी आकर मिलती है। कोठर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है। भीलवाड़ा के बीगो नामक स्थान पर बनास, बेड़च, मिनाल का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। टोंक के राजमहल में डाई, खारी नदियां आपस में मिलती है, त्रिवेणी संगम नंबर 2। फिर टोंक के देवधाम में बांडी, मानसी नदी आकर मिलती है, तो त्रिवेणी नंबर 3। फिर उसका रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल, बनास और बनास, चंबल, सीप, बनास का संगम इसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो ये छोटा त्रिवेणी संगम कहलाती है। और आगे नदी है किससे जाकर मिल जाती है? बनास, चंबल से मिल जाती है। तो कितने संगम बनाती है मित्रों? हम कहेंगे 4 त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी पर बनाए गए बांध कौन कौन से है? तो राजसमंद में देखो बागेरी का नाका, राजसमंद में नसमंद बांध, चित्तौड़ में मात्र कुंडिया बांध, टोंक में बिलासपुर बांध, बिसलपुर बांध, और सवाई माधोपुर में हम कहेंगे मित्रों कौन सा बांध बनाया गया? यहाँ पे इसरदा बांध बनाया गया है। और उसके बाद में बनास नदी पर जो त्रिवेणी संगम है, तो कौन कौन से 4 त्रिवेणी संगम है? बनास, बेड़च, मेनाल एक त्रिवेणी संगम हुआ, बनास, खारी, डाई दूसरा राजमहल टोंक में हुआ, बनास, बांडी, मानसी, देवदान टोंक में हुआ, बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में हुआ। ये क्या हुआ मित्रों? हमने इसके ऊपर चर्चा की। फिर उसके बाद में हमने कहा कि सहायक नदियाँ कौन सी हुई इसकी? बनास, बेड़च, मेनाल, खारी, डाई, बांडी, मानसी, कोठारी और कालीसील नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ कहलाई। फिर हमने कहा बनास नदी पर जो सभ्यता विकसित हुई, तो राजसमंद में बनास नदी पर गिलुन सभ्यता विकसित हुई। बनास एक अध्यारोपित नदी है। फिर आगे अपन ने बात किया मित्रों कि बिसलपुर बांध के बारे में। बिसलपुर बांध का टोंक में बनास नदी पर है। जलापूर्ति किसको है? तो हमने कहा अजमेर को, टोंक को, नागौर को, जयपुर को, दौसा और सवाई माधोपुर को है। राजस्थान में कंकड़ से बनाई है क्या मित्रों? एक बांध है। फिर आगे हमने कहा कि बेड़त नदी को आय नदी भी कहते हैं। बेड़त नदी उदयपुर की गोगुंदई पहाड़ों से निकलती है। उदय सागर किससे जब ये निकलती है, उदय सागर तक इसको आहड़ नदी कहते हैं। उदय सागर के बाद में जब ये निकलती है उदय सागर से, तो चित्तौड़ में जाती है, तो उस नदी को बेड़च कहते हैं। फिर उसके बाद में चित्तौड़ से भीलवाड़ा बिंगो नामक स्थान पर बेड़च किससे जाकर मिल जाती है? बनास से जाकर मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि बेड़त नदी पर 2 बांध बनाएंगे। उदयपुर में एक तो मदार बांध, दूसरा चित्तौड़ में गोसुंडा बांध किस पे बनाया गया मित्रों? बेड़त पे बनाया गया बांध है। इस प्रकार से ये आयड़ ये बेड़त नदी के किनारे पर है। उदयपुर में आहड़ सभ्यता विकसित हुई, उदयपुर में बालाधार सभ्यता विकसित हुई इस नदी किनारे पर, चित्तौड़ में नगरी सभ्यता इस नदी किनारे पर क्या हुई मित्रों? विकसित हुई। फिर अपन बात करते हैं गंभीर नदी। तो हमने कहा गंभीर नदी करौली की नादौती की पहाड़ियां वहां से निकलती है, धौलपुर से सवाई माधोपुर, भरतपुर, फिर यूपी में चले जाती है, यूपी में ऊंटगन के नाम से जानी जाती है। इस पे गंभीरी की सहायक नदी होती है अट्टा, मांची, बेसावट, भद्रावती, बरखेड़ा। और इनके संगम स्थल पर कहाँ होता है बेटा? करौली में होता है। और करौली में इस नदी पर पांचों के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बनाया गया? 5 ना
पांचना बांध बनाया गया, जो मिट्टी का बना क्या होता है एक मित्रों बांध होता है। और भरतपुर में इसका कौन सा बांध बनाया गया बेटा, अजान बांध बनाया गया है। फिर उसके बाद में बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। जयपुर कोटपुतली बेरोड से निकलती है, बेराड की पहाड़ियाँ सोयदोसा भरतपुर यूपी आगरा में फतेहाबाद के निकट यमुना से मिल जाती है इस बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी के बारे में बताया जाता है, इसको हम ये कहेंगे इस पे कौन से बांध बनाए गए, तो जयपुर कोटपुतली बेरोड पे, जयपुर में लिखा हो पुरानी किताबों में, नई किताबें अपडेशन हो जाएगा तो ये बांध जमवा रामगढ़ बांध बनाया गया है, तो हम ये कहेंगे इस नदी पर बना हुआ बांध है। तो फिर उसके बाद के अंदर दूसरा लालपुर बांध कहाँ पे बेटा, भरतपुर में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम ये कहेंगे कि बाणगंगा नदी के किनारे पर कौन सभ्यता विकसित हुई, बेराड सभ्यता विकसित हुई। और इसकी सहायक नदियां कौन सी, सूरी, पलासन और गुमटी नाला इसकी क्या होती है मित्रों, सहायक नदियां कहलाई। और उसके बाद में लास्ट नदी है खारी नदी। खारी नदी बनास की एक सहायक नदी थी और कहाँ से निकल रही थी, बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद में बिजराल की पहाड़ों से निकली, बिलवाड़ा में गई, बिलवाड़ा में अजमेर, अजमेर में टोंक, टोंक में खारी नदी बनास से जाकर मिल जाती है। इस पर दो बांध बनाएंगे, एक तो नारायण सागर बांध, दूसरा खारी बांध। नारायण सागर बांध का भी बेटा अजमेर के जालिया में है और खारी बांध खारी नदी पर आसीन बिलवाड़ा में है। तो हमने मित्रों आपके साथ में ये सब चर्चा की है। तो हमने पहली बार पहले जब लास्ट क्लास हुई थी उसमें अरब सागर के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी। आज मैंने आपके साथ में बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा की है और कल मैं आपके साथ के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं मित्रों मेरी ये क्लास आपको समझ में आई है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको समझ में आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।